ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी के 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे यूज हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है इत प्रत्यय, दूसरा आपका है ऋत प्रत्यय, तीसरा आपका है ता प्रत्यय, चौथा आपका यहाँ पे अंक प्रत्यय। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफी आसान सा प्रश्न है और आई होप कि अब तक आपने राइट विकल्प को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं यहाँ पे जो आपका फर्स्ट का ए है यानी इत प्रत्यय वो एकदम यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट का ए इज द राइट वन, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं। आपको यहाँ बताना है कि निहार, रश्मि, नीरजा ये सारे काव्य संग्रह किनके हैं। आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है महादेवी वर्मा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका सेकंड का डी है महादेवी वर्मा वो एकदम यहाँ पर सही है। देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा के सिवा इनकी कुछ और भी कृतियां हैं, जैसे आपके सांतगीत हो गई, दीपशिखा हो गई, सप्तपर्णा हो गई और यामा हो गई। तो आपको इन सबको भी याद रखना है। तो सेकंड का डी इज द राइट वन। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, शब्दालंकार में यह नहीं है। आपको बताना है कि शब्दालंकार में इसमें कौन सा नहीं है। तो क्या यमक अलंकार नहीं है, क्या श्लेष अलंकार नहीं है, क्या अनुप्रास अलंकार नहीं है, फिर क्या उपमा अलंकार नहीं है। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो फ्रेंड बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है थर्ड का डी यानी उपमा अलंकार। देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे बात हुई है अलंकार की तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि अलंकार होता क्या है। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। आपके जो अलंकार होते हैं बेसिकली आपके दो तरीके से होते हैं। वैसे तो आपके तीन तरीके से होते हैं बट बेसिकली आपके दो तरीके से होते हैं। तो तीन कौन कौन से हम लोग उसको जान लेते हैं। देखिए, पहला आपका यहाँ पर है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है आपका उभयालंकार। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं। आपका एक है शब्दालंकार, दूसरा आपका है अर्थालंकार। तो आपका जो शब्दालंकार होता है उसके अंदर आपका यमक आता है, श्लेष आता है और आपका अनुप्रास आता है। यमक आता है, श्लेष आता है और आपका अनुप्रास आता है। लेकिन आपका जो उपमा है ये आपका आता है अर्थालंकार में। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड का डी यानी उपमा अलंकार। तो थर्ड का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है शरद जोशी। आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ का ए है यानी विष्णु प्रभाकर वो आपका एकदम सही है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, बाकी सारे रॉन्ग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, खटाई में पढ़ना। आपको यहाँ पर बताना है कि खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपके जो ऑप्शन वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर धोखे में आ जाना, दूसरा है घबरा कर गलती करना, तीसरा है लटक जाना, चौथा है खरा साबित होना। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। क्या धोखे में आ जाना सही होगा, क्या घबरा कर गलती करना सही होगा, क्या लटक जाना सही होगा या फिर क्या खरा साबित होना सही होगा। और काफी आसान है। अब तक आपने इसका राइट ऑप्शन मन में सोच लिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है फिफ्थ का सी यानी लटक जाना। खटाई में पढ़ना का मतलब लटक जाना, अटक जाना, आपका कोई काम रुक जाना। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सीमा और सुरेश की शादी दहेज को लेकर खटाई में पड़ गई, मतलब सीमा और सुरेश की शादी दहेज को लेकर लटक गई, रुक गई। तो आपका जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है फिफ्थ का सी यानी लटक जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया गया हुआ है, आपको उसका अर्थ बताना है। तो आपका मुहावरा क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आपको इसका अर्थ बताना है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है
हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है। दूसरा है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। तीसरा है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। और चौथा आपका यहाँ पर है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में तुरंत सोच लिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो 6 का डी है वो एकदम यहाँ पर सही है। तो 6 का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है शाश्वत, दूसरा है सनातन, तीसरा है अविच्छिन्न, चौथा है नश्वर। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर क्या डी सही है? तो आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो यहाँ पे सही विकल्प है वो आपका है 7th का डी यानी नश्वर। तो 7th का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिशंकु, मेघ, अंतरिक्ष या फिर आंशिक? आपको यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? फ्रेंड काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 8th का सी यानी अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है। तो 8th का सी इज द राइट वन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है? क्या आप होगा, वे होगा, या होगा या फिर मैं होगा? तो फ्रेंड काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको अगर इसका नियम नहीं मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 9th का ए यानी आप। तो 9th का ए एकदम जो आपका है वो एकदम सही यहाँ पर है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? देखिए वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया, जो मेरी बात को सुन रहा है वो श्रोता हो गया, और कोई तीसरा आदमी है वो आपका अन्य पुरुष हो गया। तो वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है उत्तम पुरुष, एक आपका होता है मध्यम पुरुष, एक आपका होता है अन्य पुरुष। तो आपका जो उत्तम पुरुष होता है उसमें आपका आता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष में आपका आता है तुम, आप और तू, और अन्य पुरुष में आता है वे, ये, यह और वह। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? आप आ रहा है, और आपका किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9th का ए हो जाएगा। तो 9th का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? आपका बताना है कि जो आपका परिवार है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा आपका है समूहवाचक संज्ञा। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी है। तो बता दूं आपका जो 10th का डी है यानी आपका समूहवाचक आपका ये है, ये एकदम आपका सही है। तो समूहवाचक संज्ञा आपका एकदम राइट ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए समूहवाचक संज्ञा होती क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समूहवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे आपका कक्षा हो गया, सेना हो गया, संघ हो गया, आपकी टुकड़ी हो गई, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया आदि। तो उसी में आपका परिवार भी जो आपका है ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 10th का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो क्या बहुब्रीहि समास होगा, क्या आपका द्वंद्व समास होगा, क्या आपका द्विगु समास होगा, या फिर क्या आपका अव्यय भाव समास होगा? यह भी आसान से प्रश्न है। बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को चूज कर लिया होगा। तो बता दूं आपका जो 11th का ए है यानी आपका जो बहुब्रीहि समास है वो एकदम आपका यहाँ पर सही है। आपका जो 11th का ए है वो एकदम यहाँ पर सही है। देखिए आपका बहुब्रीहि समास होता क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं पहले। देखिए जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। मतलब जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक
अन्य यानी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका महात्मा हो गया, नीलकंठ हो गया, लंबोदर हो गया, मक्खी चूस हो गया, जैसे आपका पीताम्बर हो गया। तो ये सारे आपके उदाहरण किसके हैं? आपके बहुव्रीहि समास के हैं। तो आपका जो 11th का ए है वो एकदम यहाँ पर सही है। मतलब ऐसे समास जिनके दोनों पदों से एक विशेष अर्थ का बोध होता हो वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो आपका 11th का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पर है छंद, दूसरा है अव्यय, तीसरा है संधि, चौथा है समास। बताइए पे राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? ये भी आसान से क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो फ्रेंड आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 12th का डी यानी समास। आपका समास यहाँ पर एकदम सही होगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग समास कहते हैं। तो 12th का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके जो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है तमो प्लस गुण, दूसरा है तमह प्लस गुण, तीसरा है तम प्लस अगुण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या तमो प्लस गुण होगा, क्या तमह प्लस गुण होगा, क्या तम प्लस अगुण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फ्रेंड काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी है और बता दूं आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर है तमह प्लस गुण, यानी 13 का बी एकदम यहाँ पर सही है। फ्रेंड अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि इनमें कौन सी संधि है तो आपका होता विसर्ग संधि। जी फ्रेंड, इसमें आपका है विसर्ग संधि। देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। और संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है? विसर्ग संधि का आपका एग्जाम्पल है। तो 13 का बी एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि गणेश में कौन सी संधि यूज हुई है। आपको बताना है कि गणेश में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है वृद्धि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, चौथा है गुण संधि। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है आपका गुण संधि। आपका जो 14 का डी है गुण संधि एकदम यहाँ पर सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो इसका संधि विच्छेद होता गढ़ प्लस ईश। क्या होता है आपका? गढ़ प्लस ईश। तो आपका यहाँ पे हो जाता है गढ़ प्लस ईश मतलब गणेश होता है यहाँ पे। तो आपका 14 का डी यहाँ पे एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज हुआ है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है अंत्यानुप्रास, दूसरा है लाटानुप्रास, तीसरा है छेकानुप्रास, चौथा है वृत्तानुप्रास। बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो आपको बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो आपका है 15 का बी यानी लाटानुप्रास। आपका यहाँ पे लाटानुप्रास यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं चीज यहाँ पर, देखिए अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके फर्दर आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो 5 भेदों का भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो वर्णों की आवृत्ति को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब जहां पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और जैसा कि अभी आपसे मैंने बताया कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक आपका होता है अंत्यानुप्रास, एक आपका होता है लाटानुप्रास, एक आपका होता है छेकानुप्रास, और एक आपका होता है वृत्तानुप्रास, और एक आपका होता है श्रुत्यानुप्रास। तो आपके 5 भेद होते हैं। तो 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक आपका होता है श्रुत्यानुप्रास। तो आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार के आगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और आपका श्रुत्यानुप्रास। तो आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो आपका है 15 का बी यानी लाटानुप्रास। तो 15 का बी यहाँ पे एकदम आपका सही है। पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय में आपका लाटानुप्रास होगा। इसको आप कहीं लिख सकते हैं, आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? सिद्धार्थ गांव से चला गया।
आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा कारक को यूज किया गया है। तो आपके जो ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है कर्म कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है आपका संबोधन कारक। तो आपको बताना है कि सही विकल्प यहाँ पर क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफी आसान सा प्रश्न ये भी है और आई होप कि अब तक आपने सोच लिया होगा। तो आपका जो 16 का सी है यानी आपका अपादान कारक, ये यहाँ पे एकदम आपका सही है। देखिए अपादान आपका मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे से कारक चिन्ह आता है और अपादान कारक में क्या होता है कि जब कोई चीज अलग होती है तब वहां पे हम लोग अपादान कारक को यूज करते हैं। जैसे आपका सिद्धार्थ है, कोई इंसान है, वो गांव से क्या हुआ, अलग हुआ। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, मतलब बिल्ली का छत से अलग होना, यहाँ पे आपका आएगा अपादान कारक। तो आपका जो 16 का सी है वहां पे एकदम आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अन्नू मुझे थोड़ी चाय दो, वाक्य में विशेषण क्या है। आपसे पूछा गया है कि अन्नू मुझे थोड़ी चाय दो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो क्या अन्नू होगा, क्या चाय होगा, क्या थोड़ी होगा या फिर क्या मुझे होगा। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या अन्नू होगा, क्या चाय होगा, क्या थोड़ी होगा या फिर क्या मुझे होगा। आपको बताना है यहाँ पर कि विशेषण क्या है अन्नू मुझे चाय थोड़ी चाय दो में। तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 17 का सी यानी थोड़ी। फ्रेंड आपकी यहाँ पर क्या है, थोड़ी चाय। देखिए चाय तो यहाँ पे ठीक है, समझ आपका आता चाय क्या है, बट चाय आपको ज्यादा देनी है, कम देनी है, मीडियम देनी, कैसे आपको देनी है। तो आपसे यहाँ बोला गया कि मुझे थोड़ी चाय दो, तो आपके थोड़ी क्या है यहाँ पर आपकी विशेषण है। अच्छा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा विशेषण यहाँ पे यूज किया गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। या फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आपका जो थोड़ी है आपका ये परिमाणवाचक विशेषण आपका है। तो 17 का सी एकदम आपका यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन काफी आसान है, ये भी पूछा गया आपसे यहाँ पर कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या है। क्या गोधूम होगा, क्या गेहूं होगा, क्या गेहूं होगा या फिर क्या गोधूम होगा। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको बता दूं उसका आंसर क्या है। तो उसका राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 18 का ए यानी गोधूम। तो 18 का ए एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है यहाँ पर कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। आपको बताना है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। क्या कपट होगा, क्या कारपेट होगा, क्या कपूर होगा, फिर क्या कपड़ा होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। क्या यहाँ पे कपट होगा, क्या कारपेट होगा, या कपूर होगा या फिर आपका कपड़ा होगा। तो आपको बता दूं कि आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 19 का डी यानी कपड़ा। आपका जो करपट का जो आपका तद्भव रूप होगा वो आपका कपड़ा होगा। और कपड़ा का अगर पूछा जाए आपसे तत्सम रूप क्या होगा तो आपका हो जाएगा करपट। तो 19 का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है यहाँ पर कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है राम, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है विष्णु, चौथा है ब्रह्मा। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 20 का बी यानी कृष्ण। तो 20 का बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सौम्य शब्द का विलोम है। आपको बताना है यहाँ पर कि सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा। क्या सौभाग्य होगा, क्या शत्रु होगा, क्या उग्र होगा या फिर क्या दुराशय होगा। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 21 का सी यानी उग्र। तो सौम्य का विलोम होगा उग्र। तो 21 का सी एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। अधिक होगा, नवीन होगा, नवनीत होगा या फिर नगर होगा। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 22 का ए यानी अधिक। न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा। तो आपका 22 का ए यहाँ पे एकदम सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको वर्तनी शुद्धि करना है। आपको यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा हुआ है और बताना है आपको यहाँ पे कौन सा सही है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो सही विकल्प है इसको आप देख के ही जान गए होंगे कि आपका राइट ऑप्शन क्या यहाँ पर है। तो आपको बता दूं यहाँ पर आपका जो 23 का सही विकल्प है वो है आपका 23 का बी यानी दुर्दशा। बाकी सारे आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं। तो 23 का आपका एकदम बी यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर है, आपसे पूछा गया वर्तनी शुद्धि के बारे में। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर है। आपको यहाँ पे बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो 24 का जो ए है आपका जो प्रतिशोध है आपका ऐसे लिखा जाता है। बाकी सारे आपके यहाँ पर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो 24 का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्या रूपक अलंकार होगा, क्या अनुप्रास अलंकार होगा, क्या श्लेष अलंकार होगा, या फिर क्या यमक अलंकार होगा। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो आपका है 25 का बी यानी अनुप्रास अलंकार। और अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो अनुप्रास अलंकार होता है इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। मतलब जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है आपका वो अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार में आपके 5 अलंकार आपके और होते हैं। आपका छेकानुप्रास हो गया, वृत्तानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास हो गया, अंत्यानुप्रास हो गया और आपका श्रुत्यानुप्रास हो गया। तो 25 का बी यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है उपत्यका, दूसरा है घाटी, तीसरा है बेसिन, चौथा है द्रोण। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। उपत्यका सही होगा, घाटी सही होगा, बेसिन सही होगा, या फिर आपका द्रोण सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आपका जो 26 का ए यहाँ पर है यानी उपत्यका आपका एकदम यहाँ पर सही है। पर्वत के पास की भूमि को हम लोग उपत्यका कहते हैं। तो 26 का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। क्या ऊंटी होगा, क्या ऊंटनी होगा, क्या ऊंटे होगा, फिर क्या ऊटीन होगा। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो काफी आसान सा प्रश्न ये भी है। तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 27 का बी यानी ऊंटनी। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऊंटनी। तो 27 का बी इज द राइट वन। अगर हम मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार। आपका है पहला कवितावली, दूसरा है गीतावली, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है रामचंद्रिका। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर डी सही होगा। आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 28 का डी यानी रामचंद्रिका। 28 का डी इज द राइट वन। अच्छा, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है तो क्या बताते आप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर केशव जी। आपका जो रामचंद्रिका है ये रचना केशव जी की है। तो 28 का डी यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है। आपको बताना है यहाँ पर कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो क्या भोजपुरी भाषा में है, क्या अवधी भाषा में है, क्या ब्रज भाषा में है, या फिर क्या मैथिली भाषा में है। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर डी सही होगा। तो 29 का जो राइट ऑप्शन है वो है 29 का बी यानी अवधी भाषा में। जी फ्रेंड्स, रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी भाषा है। तो 29 का बी इज द राइट वन।
चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। तो हम अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको हमें बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो क्या अंबक नहीं है, क्या अंबर नहीं है, क्या वेव नहीं है, फिर क्या नभ नहीं है। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 30 का ए यानी अंबक। आपका अंबक यहाँ पे नहीं होगा। देखिए अंबक का मतलब यहाँ पर होता है आंख, बाकी सबका मतलब होता है आकाश। तो देखिए यहाँ पे आंख के आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका नयन हो गया, लोचन हो गया, दृग हो गया, नेत्र हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल आपके आंख के हैं। बाकी सारा आपका जो ये एग्जाम्पल आपका है ये आपका सारा है आकाश का। तो 30 का जो ए यहाँ पर है वो एकदम सही है। अंबक मतलब आंख। तो फ्रेंड ये आपके 30 क्वेश्चन थे और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।